Yes, sir. हाँ, Yes, sir. yes. Now sixth lesson we have to start physical and chemical changes. मीन्स आपको जो मैंने पहले बताया था कि क्लासिफिकेशन करने के लिए किसी भी चीज को या किसी को ग्रुपिंग करने के लिए आप सिक्स स्टैंडर्ड में जो पढ़ते थे, जिसमें सेपरेशन, मेथड्स ऑफ सेपरेशन थे पढ़े आपने। हाँ, The separation of matter. यस, Chapter सेपरेशन, 2. चैप्टर 5, चैप्टर 5 था सिक्स हाँ, में। sir. हाँ, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब जब हम सेपरेशन करते हैं तो आपने देखा होगा कि सेपरेशन करते टाइम पे हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या उसकी साइज कैसी है, जो मिक्स सब्सटेंसेस हैं उनकी साइज में डिफरेंस होगा तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपने फिल्ट्रेशन पढ़ा या फिर विनोइंग पढ़ा। विनोइंग में क्या था कि अगर जो मिक्सचर के पार्टिकल्स वो अगर डिफरेंट साइज के हैं और डिफरेंट वेट के हैं, जिनका वेट किसी का ज्यादा है किसी का कम है, तो जो लेसर वेट वाले होंगे वो एयर ब्लोइंग से दूर उड़ जाएंगे, और जिनका वेट ज्यादा होगा, जो ग्रेन्स थे, वो सेपरेट हो जाएंगे। तो हम सेपरेशन मेथड्स में पढ़ते थे कि जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम उनको सेपरेट करने का नया नया मेथड अप्लाई करते थे। वैसे ही हमने लास्ट ईयर ही पढ़ा कि दो टाइप के चेंजेस होते हैं। एक चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल और एक होते हैं इरिवर्सिबल। ये पढ़ा आपने सिक्स्थ में, याद है आपको? Yes, sir. Yes, sir. यस, रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। जो रिवर्सिबल चेंजेस हैं उनको हम फिजिकल चेंजेस मान सकते हैं, और जो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं उनको हम केमिकल चेंजेस मान सकते हैं। ऐसे चेंजेस जो कि वापस अपनी प्रीवियस कंडीशन में या अपनी प्रीवियस पोजीशन में नहीं जा सकता, उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल, और जो प्रीवियस पोजीशन में जा सकता है उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल। तो जैसे एग्जांपल लिया हमने वाटर का वेपर बनना, फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम हीटिंग वाटर। तो अगर मान लो हम वाटर को हीट दें तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स इट्स स्टेट ऑफ मैटर विल बी चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। तो उसकी जो स्टेट है वो लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट हो गई। लेकिन अब जो गैसियस स्टेट है, मीन्स उसका जो वेपर है, उस वेपर को हम वापस वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किससे? कंडेंसेशन से, जो आपने मेथड्स ऑफ सेपरेशन में पढ़ा होगा, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, याद है? Yes, sir. Yes, यस, yes, sir. याद है. Yes, यस, sir. राइट। याद तो है। एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन में हम क्या कर रहे हैं? एवेपोरेशन से लिक्विड स्टेट को हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कंडेंसेशन में गैसियस स्टेट को कूलिंग से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना? तो ये दोनों जो चेंजेस हैं, ये दोनों ही कौन से चेंज होंगे? फिजिकल चेंजेस होंगे, क्योंकि दोनों में ही क्या है, एक तो रिवर्सिबल है ये, जो हम बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज पे पढ़ते हैं कि रिवर्सिबल चेंजेस है, इरिवर्सिबल चेंजेस। लेकिन अगर इनको हम बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच से देखें तो हम चेंजेस को, जो हमारी सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे एवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, और सब्लिमेशन है, और सेडिमेंटेशन है, और डिसेंटेशन है, और केमिकल रिएक्शंस हैं, अदर रिएक्शंस हैं। जैसे अभी आगे हम एग्जांपल लेंगे केमिकल चेंजेस का। अभी हम सिर्फ फिजिकल चेंजेस को एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि और अगर आपका वॉइस कट कट हो गया है। मेरा वॉइस थोड़ा, अभी बेटा बारिश बहुत तेज हो रही है ना, तो हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इसलिए
आपको लग रहा है कि वॉइस ब्रेक हो रही है, हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी वॉइस है। तो चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो दो टाइप के हैं, एक फिजिकल चेंजेस और एक केमिकल चेंजेस। जैसे हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पढ़े, वैसे ही फिजिकल चेंजेस की सबसे मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट में चेंजेस आता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का, ये फिजिकल चेंज इसलिए है क्योंकि वाटर को हमने हीट प्रोवाइड कराई, तो हीट प्रोवाइड होने के बाद में हीटिंग वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, वो अभी भी वाटर ही है ना। और जब हमने उसको कूलिंग मीन्स उसका टेम्परेचर लो कर दिया, कूलिंग उसको हमने प्रोवाइड कराई, तो वो वाटर वेपर से वापस वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो वो जिसको हमने कंडेंसेशन बोला। तो एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ये दोनों ही एक तरीके से अपने आप में फिजिकल चेंजेस हैं, क्योंकि एवेपोरेशन इज ए नेचुरल फिनोमेना एंड इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। वैसे ही कूलिंग को भी हम स्टॉप नहीं कर सकते। जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो अपने आप में एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का एक कंबाइंड फिनोमेना है। कंटिन्यूअस एवेपोरेशन भी होता रहता है हमारे एनवायरनमेंट में और कंटिन्यूअस कंडेंसेशन भी होता रहता है। तो ये फिजिकल चेंजेस, the changes around us which cannot be made a new product, अगर उनसे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन सकता तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। लाइक कट ए पीस, एक्टिविटी 6.1 देखो, cut a piece of paper in 4 square pieces, cut each square piece further into 4 square pieces, lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Obviously you cannot join the pieces back to make the original piece, but is there is change in सर the मीटिंग property रूम of the अनलॉक paper. कीजिए ना। क्या बेटा? सर मीटिंग रूम अनलॉक कीजिए ना। अच्छा एक मिनट, मीटिंग रूम अनलॉक करने के लिए यस हो गया। यस सर। Yes, Yes, sir. meeting room is Yes, now sir. unlocked and anybody can come at any time. कभी भी आ सकता है, हमारा लॉक ओपन हो गया है ना। तो इसने 6.1 में एक एक्टिविटी दी है कि अगर एक पेपर को हम 4 पीसेस में कट करें और फिर 4 पीसेस में और कट करें तो मीन्स कितना हो गया, 16 पीसेस में कट हो गया वो। लेकिन उस पेपर की अपनी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिर्फ उसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, लेकिन उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो ये भी एक अपने आप में क्या है, फिजिकल चेंज है, ओनली शेप एंड साइज में या उसकी अपीयरेंस में सिर्फ चेंज आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस। लेकिन अगर इसी पेपर को हम जला दें, एक मैच स्टिक ले लें और उससे इसको जला दें, तो क्या होगा, New हाँ, substance will form. yes, new substance will be formed like carbon paper. Like carbon paper, black paper, एक black substance हमको मिलेगा जो कि वापस अब पेपर जैसी प्रॉपर्टीज उसमें अब नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो गई हैं और एक नया प्रोडक्ट बन गया है, इसलिए हम उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। अगर किसी चीज को जला रहे हैं हम तो उसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। ओके, यस। Collect the chalk dust lying on the floor near the chalkboard in your classroom. आपके क्लासरूम में जो आप चॉक बोर्ड से, आजकल तो अपने इसमें क्लासेस में ऐसे मार्कर बोर्ड्स यूज होने लग गए हैं, लेकिन इससे पहले तक
जो चॉक बोर्ड यूज होते थे, उस चॉक बोर्ड को आप अगर देखोगे तो उसमें चॉक बिल्कुल स्प्रेड होती रहती थी, चॉक पाउडर उड़ता रहता था। उस चॉक पाउडर को अगर हम इकट्ठा करें और वाटर में मिला के उसका पेस्ट बना लें और वापस उसको रोलर शेप में बना दें, रोल इट इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई, उसको अगर हम सुखा दें तो वापस वो चॉक बन जाएगा। मीन्स चॉक पाउडर जो है उसने अपनी शेप एंड साइज चेंज की है ओनली, उससे उसकी कोई प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई है। मीन्स उसकी जो इनहेबिटेड प्रॉपर्टीज हैं उनमें कोई चेंज नहीं आया है। तो ये भी अपने आप में क्या है? फिजिकल चेंज। Physical change. Yes. Take some ice in a glass or plastic tumbler. Melt a small portion of ice by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture, ice plus common salt. Does the water become solid ice once again? जो हमने evaporation and condensation में पढ़ा कि वाटर को वेपर में कन्वर्ट होते हुए देखा और वेपर को वापस वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हुए देखा, जो रेन के फॉर्म में हमको मिलता है, मींस क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन इज ए नेचुरल फिनोमेना इन विच कंटिन्यूअसली एवेपोरेशन प्रोसेस go ahead and water converts into water vapor. It will be very lighter than the air, so it will uplift towards the upper side, and after some time or after some height, after the upliftment of the water vapor, it will be cooled down because of lower temperature at the higher level of environment. environment का जो higher level है वहां पे टेम्परेचर लेसर रहता है, इसलिए जो water vapor formed after the evaporation, it will convert into water droplets and in the form of clouds. This process is called condensation. Means evaporation and condensation continuous एक नेचुरल फिनोमेना है, या फिर जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाउड्स तो बनना एक नेचुरल फिनोमेना है तो उसको हम नहीं रोक सकते। इसीलिए जो वाटर है उसको आप अगर एक बाउल में रख दोगे थोड़ी देर, तो अगर मान लो वो सनलाइट में रखेंगे तो बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम उसको घर के अंदर रखेंगे जहां पे रूम टेम्परेचर है वहां पे वो थोड़ा टाइम लेगा लेकिन एवेपोरेट कंटिन्यूअस होता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं सूखना। जैसे हमारे घर में कपड़े हम सुखाते हैं, आज के टाइम में अगर हम कपड़े सुखाएंगे तो कपड़े सूखेंगे नहीं, बहुत देर तक सूखते हैं, बहुत टाइम लेते हैं। तो इतना टाइम लेते हैं कि कई बार तो ऐसा होता है 2-2 3-3 दिन तक नहीं सूखते हमारे कपड़े, क्योंकि चारों तरफ क्या है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। जो एनवायरमेंट है उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, और वो मॉइस्चर जो क्लॉथ्स में है उससे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जो एटमॉस्फेयर है या जो एयर है वो एयर उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए हमारे कपड़े बहुत देर में सूखते हैं। और टेम्परेचर भी बहुत कम है, टेम्परेचर भी बहुत कम है, और ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर इन एयर इट इज वेरी हायर। तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर कम है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ एवेपोरेशन इसमें। हाँ बोलो, क्या पूछना है? बोलो। यस, नेक्स्ट एक्टिविटी, अगर वाटर को हम बॉईल करें एक वेसल में लेकर के, बॉईल सम वाटर इन ए कंटेनर, डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, जो जिसको हम हीटिंग बोलते हैं, या फिर
वेपर में कन्वर्ट होने को हम बोलते हैं बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का, मैंने आपको क्या बताया था, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग 100 पॉइंट। डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री यस फ़ारेनहाइट। यस, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो अगर मान लो हम किसी भी वाटर बाउल को जब हीट देंगे और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री पे पहुंच गया तो वो बॉईल होने लग जाएगा और वाटर की सरफेस से हमको वाटर वेपर दिखने लग जाएगी। सरफेस ऑफ वाटर होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। अगर उसके ऊपर हम एक जो स्टीम निकल रही है उस स्टीम के ऊपर एक प्लेट रख दें, जैसे आप मम्मी को देखते होंगे कि मम्मी जब खाना बनाती हैं तो सब्जी को ढक देती, जब उसको वो ढकती हैं तो जो वाटर वेपर उसमें से निकल रही है या उस वेपर के साथ में जो खुशबू निकल रही है, फ्रेग्रेंस, जो स्पाइसेस की फ्रेग्रेंस है, वो भी बाहर नहीं निकलेगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। उस प्लेट से उसके प्लेट के सरफेस पे वापस पानी आ जाएगा। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आए? अमृता, अमृता क्या कह रहे हो बेटा? चॉकलेट। अमृता सिंह, चॉकलेट क्या करूं मैं? अमृता सिंह क्या कह रहे हो बेटा? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। या आपस में बात कर रहे हो? यस सर, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, आपस में बात कर रहे हैं, मैं सोचा माइक कुछ अनम्यूट। पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो फिनोमेना है या फिर ये जो एक्टिविटी है वो सिर्फ क्या कर रही है कि फॉर्म को चेंज कर रही है या फिर स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर रही है। जो मैटर हमने लिया है या जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं इन एक्टिविटीज के लिए, उसमें सिर्फ उसकी फॉर्म में चेंज हो रहा है। मीन्स या तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है या फिर उसकी जो शेप एंड साइज है उसमें चेंज हो रहा है, उसकी वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज में कोई खास चेंज नहीं हो रहा है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम उसको रीगेन कर सकते हैं या फिर हम उसको रिवर्स कर सकते हैं वापस उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में वो पहले था। तो ये एक टाइप से रिवर्सिबल चेंज भी है और फिजिकल चेंज भी है ना? तो रिवर्सिबल चेंज हम उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि रिवर्सिबल में क्या है, जैसे हमने वुड के कट कट किए पीसेस, तो पीसेस को हम वापस जोड़ नहीं सकते। हम स्टेट ऑफ मैटर को वापस ला सकते हैं लेकिन जो उसकी शेप एंड साइज है उसको शेप एंड साइज को हम वापस नहीं ला सकते। लेकिन इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है और दूसरा उसकी जो सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जैसी थी वो वैसी ही है, उनके करेक्टर्स में चेंज नहीं आ रहा है। तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। सिर्फ किस में चेंज आ रहा है, उसकी फॉर्म में चेंज आ रहा है, या तो वो स्टेट बदल रहा है अपनी या फिर अपनी शेप एंड साइज बदल रहा है। ओके, तो दीज आर फिजिकल चेंजेस। वैसे एक एक्टिविटी दिया है इसने कि अगर मान लो हम एक हैक्सॉ ब्लेड लें। हैक्सॉ ब्लेड आपने देखी होगी कि एक बिल्कुल उसमें छोटे छोटे से डेंट्स रहते हैं और वो डेंट्स जो है वो किसी बहुत हार्ड पीस को कट करने के काम आते हैं। जैसे आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको कट करने में हैक्सॉ ब्लेड बहुत काम आती है। या फिर आपने इसको इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा, इलेक्ट्रिशियन जो बोर्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, उसको हैक्सॉ ब्लेड से कट करके काम में लेता है। तो हैक्सॉ ब्लेड जो है वो है वैसे बहुत
डेंजरस है, अगर मान लो हाथ में लग जाए तो हाथ कट सकता है, इसलिए हमको उसको यूज करते टाइम पे बहुत प्रिकॉशंस एंड केयर करनी चाहिए। तो हेक्सो ब्लेड को अगर हम एक गैस बर्नर पे गरम करें बहुत तेज फ्लेम से, तो धीरे धीरे उसका कलर चेंज होने लग जाएगा, लेकिन जैसे ही हम उसको बर्नर से अलग हटाएंगे उसका कलर वापस वैसा ही हो जाएगा, रेड कलर की जगह पे वो जैसा था पहले, ब्लैक था या ब्राउन था या ग्रे था, वैसा ही कलर आ जाएगा। तो ये भी एक टाइप से रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि इसकी हमने सिर्फ फॉर्म चेंज की है, सिर्फ कलर चेंज हुआ उसका, लेकिन हेक्सो ब्लेड के कैरेक्टर्स चेंज नहीं हुए, है ना। तो और नया कोई प्रोडक्ट नहीं बना। तो ये भी क्या है, जैसे ही हम फ्लेम में से उसको रिमूव करते हैं वापस वो वैसा ही बन जाता है, तो ओरिजिनल कलर में आ जाता है। तो ऑल दीज एक्टिविटीज आर ओनली चेंजेस इन देयर फॉर्म। अगर उनकी फॉर्म में ही सिर्फ चेंजेस हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। लाइक properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties. A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. A physical change is generally reversible. Generally reversible. In such a change, no new substance is formed. It is called physical changes. If in our activities or in our interference, only shape, size and color or state of substance can be changed, and the main physical properties only change, and it can be regained or restore in previous position or previous substances. Means there is no change in chemical properties, only changes in physical properties, and they are मोस्टली रिवर्सिबल, मोस्टली रिवर्सिबल, है ना। तो इनको हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस, एंड देयर इज नो प्रोडक्शन और नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस। कोई फॉर्मेशन नहीं है नए सबस्टेंस के लिए, हाँ। तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। समझ में आया सबको फिजिकल चेंजेस? यस सर। यस, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में हमेशा नया प्रोडक्ट बनता है। जो रिएक्शंस होती हैं उनमें मोस्टली नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे मान लो एक एसिड को एक बेस से, आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ा लास्ट लेसन, लास्ट ही था ना, 5th लेसन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना। तो एसिड, हाँ, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में आपने देखा एक प्रोसेस, मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन याद है? यस सर। श्रद्धा बोल रही है यस। रचना, संचेत, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? यस सर। सेजल भी बोल रही है न्यूट्रलाइजेशन यस। सुरभि, संजीवनी, मिहिका, पांडे। पांडे जी आप बहुत दिन बाद आए हो, आपसे ही बात कर लेते हैं आज। तो मिहिका पांडे, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? What will happen if we react an acid with base? सर कहना से रौनक। हाँ, सर salt will form. salt will form, right Ronak, salt will form if we react an acid with a base, then acidic characters and basic characters will be neutralized and there will be no acidic or basic differentiation in that substance, and the new product of salt will be formed.
तो एसिड और बेसिस दोनों को अगर हम रिएक्ट कराएं तो रिएक्शन कराने के बाद में सॉल्ट बनता है, मीन्स न्यू प्रोडक्ट बनता है, और उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हुआ, पहले जो प्रोडक्ट थे हमारे पास या सबस्टेंस थे, उसमें से एक सबस्टेंस एसिड था और एक सबस्टेंस हमारे पास बेसिक था, लेकिन उन दोनों को रिएक्ट कराने के बाद में नया प्रोडक्ट बन गया सॉल्ट, जिसमें ना तो एसिड के कैरेक्टर्स हैं और ना बेस के कैरेक्टर्स हैं, मींस रिएक्टिव सबस्टेंसेस के कोई कैरेक्टर्स उसमें अब नहीं है, मींस उसके कैरेक्टर्स अब चेंज हो गए हैं और न्यू प्रोडक्ट बन गया है या फिर न्यू सबस्टेंस बन गया है, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो ऐसी की ऐसी रिएक्शन एक ये बता रहा है रस्टिंग। A change with which you are quite familiar is rusting of iron. If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting. अगर मान लो हम एक आयरन पीस को अगर ओपन में छोड़ दें, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो घर में जो ग्रिल लगी रहती है, विंडो ग्रिल, उस विंडो ग्रिल पे आपको हमेशा कोई ना कोई ऐसा ब्राउनिश सबस्टेंस हमेशा उसकी सरफेस पे दिखेगा, क्योंकि हम कितना भी कोशिश करें लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रस्टिंग हो ही जाती है, क्योंकि एनवायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर से वो वाटर गेन कर लेता है और वाटर का रिएक्शन उस आयरन से हो जाता है, या फिर उस मॉइस्चर का रिएक्शन उस आयरन से हो जाता है, या फिर जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको वो वाटर वेपर के थ्रू रिएक्ट करा लेता है, कर लेता है रिएक्ट। तो उस रिएक्शन से आयरन में धीरे 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 रस्टिंग होने लग जाती है। उस रस्टिंग को हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड। ये हम रिएक्शन आगे पढ़ेंगे। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस kept in lawns and gardens. Almost every article of iron kept in the iron open gets rusted. At some home, you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम। एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट अगर उसका कांटेक्ट हो रहा है और वो रिएक्ट कर पा रहा है, जितने भी हमारे आयरन के आर्टिकल्स हैं, तो अगर ओपन एरिया में या एटमॉस्फेयर से उसका रिएक्शन कंटिन्यू होता रहता है, कांटेक्ट होता रहता है, तो आयरन में रस्टिंग हो जाती है। इन द किचन ए वेट आयरन पैन, तवा ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। Rust is not iron, it is different from iron on which it gets deposited. जो आयरन है वो नहीं है, वो उसका ऑक्साइड बन चुका है। आयरन के साथ में जो वाटर वेपर या एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर या एयर में जो ऑक्सीजन है उससे उसका रिएक्शन होने के बाद में वो रिएक्ट करके क्या बना रहा है, फेरस ऑक्साइड बना रहा है या फिर आयरन ऑक्साइड बना रहा है। उसी को हम बोलते हैं रस्ट। और ये एक नया प्रोडक्ट है और वापस इसको हम आयरन में रीस्टोर या रिकवर नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है। तो इस केमिकल रिएक्शन को अगर मान लो हमको बचाना है और हमारे आयरन आर्टिकल्स को रस्टिंग से हमको बचाना है, तो क्या करना पड़ेगा संजीवनी? What should we do to protect our iron articles from rusting? रस्टिंग से अगर हमको इसे We बचाना should है, keep iron out of reach water and oxygen. हाँ, we have to protect it from water or oxygen to react.
उनको उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उस प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक ऐसी लेयर लगा देंगे या एक फिल्म कोट कर देंगे, उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे किसी ऐसे मटेरियल की या ऐसे सब्सटेंस की जो उसको डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कनेक्ट ना होने दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी आयरन ग्रिल्स जो होती हैं, विंडो ग्रिल्स, उनके ऊपर हम पेंट कर देते हैं। और पेंट से क्या होता है कि पेंट की एक कोटिंग या फिर फिल्म कोट जो है उसकी, या उसकी जो लेयर है को पेंट की, वो आयरन को एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कांटेक्ट में नहीं आने देती, डिस्कनेक्ट कर देती है उसको। तो आयरन हमारा रस्टिंग से बचा रहेगा। नेक्स्ट वन इसने बताया मैग्नीशियम की जो रिबन्स रहती हैं, स्ट्रिप्स रहती हैं, उनको अगर हम ऑक्सीजन की इस प्रेजेंस में जलाएं तो पहले हमको क्या करना पड़ता है, सैंड पेपर से उसको स्ट्रिप्स। आपने देखा होगा पेंटर जब आता है अपने घर में, जब पेंटर आता है तो क्या करता है पहले कि जो आयरन ग्रिल्स हैं या जो आयरन के जो डोर्स हैं, विंडोज हैं, जो भी कुछ आर्टिकल्स हैं आयरन के, उनको पहले सैंड पेपर से साफ करता है, बिल्कुल क्लीन करता है उसको। और क्लीन करने के बाद में वो उसको पेंट से कोटिंग करता है उसकी, है ना। तो get a small piece of a thin strip or ribbon of magnesium, clean its tip with sandpaper, bring the tip near a candle flame, it burns with a brilliant white flame। ये white flame के साथ में जलती है या white light के साथ में जलती है, जो when it is completely burned it leaves behind a powdery ash। इसके ऊपर ऐश छूट जाती है, राख छूट जाती है, जिसको हम राख बोलते हैं। तो अब वो जो राख बनी है या फिर जो ऐश बनी है, वो एक नया प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो एक केमिकल रिएक्शन भी दी हुई है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। आपको मैंने बताया ही कि कोई भी चीज जलने के लिए सबसे एसेंशियल जो उसका हेल्पिंग सब्सटेंस है या हेल्पिंग एलिमेंट है, वो एसेंशियल एलिमेंट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हर चीज जल सकती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो चीज नहीं जल सकती। जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन से उसको या एयर से उसका ये जो रस्टिंग है, रस्टिंग भी एक टाइप से कंबशन ही है, क्योंकि वो एक मेटल को कंबशन की तरह जलाने का काम कर रहा है। बस उसमें फ्लेम नहीं दिखती हमको, लेकिन कंटिन्यूअसली उसका कंबशन ही हो रहा है। और रस्टिंग भी अपने आप में एक केमिकल कंबशन का ही एक प्रोसेस है, क्योंकि उससे भी ऑक्साइड बनते हैं, और मैग्नीशियम को जो हमने फ्लेम से जलाया उससे भी ऑक्साइड्स बनते हैं, तो जिसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। इसमें आप देखो इक्वेशंस जो हैं, इन इक्वेशंस में एरो यूज किया जाता है, और एरो का मतलब है कि उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, और उस एरो की जो डायरेक्शन है वो हमेशा प्रोडक्ट्स की तरफ होती है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसे आप मैथमेटिकल इक्वेशंस में पढ़ते हो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इट शुड बी इक्वल। Yes, sir. हाँ, ये कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और उसी से ही आप वैल्यू निकालते हो किसी भी एल्जेब्रिक जो आपका इंटीगर है उसकी, इंटीगर्स की आप वैल्यू निकालते हो। वैसा ही केमिकल रिएक्शंस में भी है कि लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड साइड इसमें प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं, और हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू की साइन को यूज करते हैं इक्वेशन में। यहां हम सिर्फ केमिकल रिएक्शंस में इक्वल टू की जो साइन है
उसको यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पे एरो यूज करेंगे, और एरो का डायरेक्शन हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होता है। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ये दोनों की दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, जैसे मैथ्स में होता है, उसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास थ्योरी। वो हम आगे पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास थ्योरी, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको आपने ये सुना होगा वैसे कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और क्रिएट, ये पढ़ा है, सुना है कहीं पे? एनर्जी कैन नॉट, Yes, sir. यस रचना ने बोला एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और क्रिएट, ना तो हम उसको बना सकते हैं एनर्जी को, और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। हम सिर्फ वी कैन चेंज इट्स फॉर्म ओनली, उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। वो की वही जो प्रिंसिपल या जो थ्योरी है, वो कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वैसे कंजर्वेशन ऑफ मास का जो थ्योरी है हम किस में यूज करेंगे, केमिकल इक्वेशंस में, कि हम किसी भी चीज को ना तो खत्म कर सकते हैं और ना ही उसको बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो जो रिएक्टेंट्स है और जो प्रोडक्ट्स हैं, उन दोनों के मास में इक्वलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। तो हम बाद में देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं हम, लेकिन आपको ये जो केमिकल इक्वेशंस हैं उसमें नेक्स्ट वन है, collect the ash and mix it with a small amount of water, stir the mixture well। ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग होता है किसी भी सॉल्यूशन को अगर वाटर से बनाया जाए या फिर उसको वाटर से मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बनाया जाए किसी भी सब्सटेंस का, तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, does the mixture turn blue litmus red? On the basis of this test, how do you classify the aqueous solution, acidic or basic? On dissolving the ash in water, it forms a new substance. This change can be written in the form of following equation: magnesium oxide plus water H2O, MgO जो मैंने बताया था, Mg plus O means magnesium plus oxygen is equal to MgO। तो जो MgO है उसमें वाटर बनाया, तो हमने उसका जो एक्वस सॉल्यूशन बनाया उसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। तो MgOH का होल ट्वाइस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हमने बनाया उसका अपना जो कैरेक्टर है या फिर उसका जो जब हम उसका लिटमस टेस्ट करेंगे, आपने लास्ट लेसन में पढ़ा है एसिड्स एंड बेसिस को हम जिस इंडिकेटर से, नेचुरल इंडिकेटर से मींस लिटमस पेपर से जो हम टेस्ट करते हैं, उसमें हम देखेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो कैरेक्टर है वो कैसा हो गया, बेसिक हो गया, क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड बन गया, एक्वस सॉल्यूशन है ना। तो जो पाउडर बना व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसको वाटर के साथ में हमने एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, और वो एक्वस सॉल्यूशन का जो कैरेक्टर है वो कैसा है, बेसिक कैरेक्टर है। ओके, आया समझ में सबको? यस सर। किसी को कोई यस सर, समझा। समझा ना? तो केमिकल रिएक्शंस में हम सिर्फ एक क्रिस्टलाइजेशन जो रिएक्शन है वो अब कल पढ़ेंगे, है ना। बाकी यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना आप लोग, हैं? Okay, sir. ओके, हम कल मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, Bye, sir. everyone. Yes, sir. Thank you, sir. Have a nice day, sir. Thank you, Sanchit, for your blessings. Huh? Thank you, sir. Bye, sir. Thank you everyone. Bye everyone.